एपिसोड 9। नौरोज़ भी एक ईरानी होटल साबित हुआ, लेकिन किसी कदर बेहतर दर्जे का। अंदर अक्सर मेज़ें भरी हुई थीं। हमसे गलती हुई थी। बैरे से बाबू भाई की निशानदेही करवा लेनी चाहिए थी। अब हम उसे क्यों कर पहचानते। अंदर बेशुमार अफराद बैठे थे। खुशकिस्मती से बाबू भाई ने हमारी मुश्किल हल कर दी। एक दरमियानी उम्र के, छोटे कद के और निस्बतन भारी जिस्म के शख्स ने कहकहा मारा, अबे बाबू भाई को धोखा देना आसान काम नहीं है। अगर उसने सीने पर हाथ ना मारा होता तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता कि वही बाबू भाई है। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, गाड़ी देखकर तुम इसे किसी बहाने से बाहर ले आना, हसन ने आहिस्ता से कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, हसन जा चुका था। मैंने दांत पीसे। लगता था कि आज सारी रात उस जगह काली होगी। मैं अंदर दाखिल नहीं हुआ, बल्कि बाहर फुटपाथ पर खड़ा रहा और तरकीब सोचने लगा जिस पर अमल करके मैं बाबू भाई को बाहर लाता। चंद मिनट बाद हसन कार समेत आता नजर आया। उसने कारें खाली दुकान के सामने रोकी, जो नौरोज़ के बिल्कुल बराबर में थी। हसन ने मुझे अंगूठा दिखाया। मैं बादल नाखास्ता अंदर दाखिल हुआ और सीधा बाबू भाई के पास पहुंचा। सच्ची बात थी कि अभी तक मेरी समझ में कोई ऐसी तरकीब नहीं आई थी जिस पर अमल करके मैं बाबू भाई को होटल से बाहर ले आता। लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया, बाबू भाई तुम्हारे लिए पैगाम है। उसने चौंक कर मुझे देखा। कौन है बे तू? कैसा पैगाम? किसका है? उसके साथ दो अफराद और बैठे थे। वो दिलचस्पी से मुझे देखने लगे। मैंने आहिस्ता से कहा, एक खातून का है, मैं सबके सामने नहीं बता सकता। अबे चले जा बाबू भाई, बाहर जाके सुन ले, खातून का पैगाम है तेरे लिए। रोज़ रोज़ ऐसे पैगाम कहाँ आते हैं? उसके एक साथी ने आंख मार कर कहा। बाबू भाई कोई बात किए बगैर मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में शक था। मैं मासूम से सूरत बनाए खड़ा रहा। बिलाखिर मैंने बेजारी से कहा, जनाब मुझे जवाब लेकर भी जाना है। कौन औरत है? मुझे क्या मालूम, मुझे तो पिछले चौक पर मिली थी। काली चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन खूबसूरत थी। चल भाई, खूबसूरत भी निकल आई। लगता है अब तुझे खुद जाना ही पड़ेगा, वापस नहीं आएगा। बकवास मत करो। बाबू भाई ने अपने दोस्त की सच बयानी पर खफगी से कहा, मैं भी आया, चल मेरे साथ। वो मुझसे बोला। मैं उसे लेकर होटल से बाहर निकला। मैं जानबूझकर ज़रा आगे था, वरना वो मुझे होटल के दरवाजे पर रोक भी सकता था। मैं बराबर वाली बंद दुकान की तरफ बढ़ा, जिसके सामने हमारी गाड़ी खड़ी थी। आसपास कोई ना था। हसन और ड्राइवर गायब थे। एक लम्हे को मैं चकरा गया कि वो दोनों अचानक कहाँ चले गए। अचानक अकब से बाबू भाई ने मेरा बाजू सख्ती से पकड़ लिया। जल्दी बोल छोकरे, बात क्या थी? खातून ने कहा था ये बात किसी और को मालूम नहीं होनी चाहिए। मैंने दिल ही दिल में हसन को बुरा भला कहते हुए कहा, जल्दी बोल। उसने झल्ला कर कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहूँ कि मेरी मुश्किल हसन ने आसान कर दी। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने सुकून की सांस ली। उसने बाबू भाई को आगाह किया, ये चीज़ जो तुम्हारी कमर से लगी है ना, इसे पिस्तौल कहते हैं। कोई भी गलत हरकत की ना तो रीढ़ की हड्डी के 2 टुकड़े कर दूंगा। हसन के लहजे में ऐसी सफाकी थी कि मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। ना जाने बाबू भाई का क्या हाल हुआ था। बहरहाल जब हसन ने उसे कार में बैठने का हुक्म दिया तो वो बिला चू चरा किए कार में बैठ गया। मैं आगे बैठा और गाड़ी फौरी तौर पर रवाना हो गई। मैंने मुड़ कर देखा, बाबू भाई के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया, उसने होठों पर जुबान फेरते हुए कहा। फजूल बकवास मत करो। हसन ने उसे झिड़का और इस दौरान वो उसकी तलाशी लेने लगा। उसके पास सिवाय पर्स, चाबियों और रुमाल के कुछ न था। तीनों चीज़ें हसन ने अपने कब्जे में कर ली। फिर मुझसे कहा, देखो आगे खाने में ग्लासेस रखे हैं, वो दो। मैंने डैशबोर्ड का खाना खोला। अंदर बड़े शीशों वाले ग्लासेस थे, जो कुछ इस जिसामत के थे कि आंखों पर लगाने से वो पूरी तरह आंखों को ढक लेते थे। उनके शीशे तारीक थे, उनके आर पार नहीं देखा जा सकता था। मैंने ऐनक पीछे हसन को दे दी। उसने उसे बाबू भाई की आंखों पर फिट कर दिया। 15 मिनट बाद हम क्लिफ्टन में उस कोठी में पहुंच गए जहां साहिल से पकड़े जाने वाले चारों लफंगे भी कैद थे। ड्राइवर हसन अली की हिदायत पर उसे अंदर ले गया। इसे अलग रखना और सुबह तक इसका ख्याल रखना। अंदर जाते हसन ने गाड़ी चला दी थी। कुछ देर के बाद हम जमशेद पैलेस में थे। मैंने कार से उतरते हुए कहा, ये बताइए उस्ताद मोहतरम कि वो मापारा से क्या कहूँ? वो तो साथ गुस्से में होंगी। कुछ नहीं, तुम दबे कदमों जाकर खामोशी से सो जाओ। अफसोस कि मैं शौहर नहीं हूँ, वरना इस तरकीब पर अमल करता। मापारा को धोखा देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर जाकर उसके सवालों में बाकी की रात भी गुजार दो। ये कहकर हसन ने लंबे लंबे कदम उठाए और पैलेस के अक़बी हिस्से में वाक़ अपने कमरे की तरफ चला गया, जहाँ पैलेस के आला स्टाफ के कमरे भी थे। मैंने हसन के मशवरे पर अमल किया और दबे कदमों ऊपर पहुँचा। महापारा के कमरे में तारीकी थी, यानी वो सो रही थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अपने कमरे में दाखिल होकर मैंने नाइट बल्ब जलाया और महापारा को कुर्सी पर बैठा देखकर गहरी सांस ली और फिर तेज़ रोशनी जला दी। वो हैंगिंग चेयर पर झूलते हुए खासी गुस्से में लग रही थी।
आप जाग रही हैं इतनी रात गए? जी। और जनाब कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं, इतनी रात गए? ये आप हसन से पूछेगा, वही मुझे लेकर गए थे। कहाँ? अब बताते हुए शर्म आ रही है। रात 2 बजे तक हमें खातून के घर में थे। मापारा का चेहरा उतर गया। यूसुफ, मजाक मत करो। आपकी कसम, मैं मजाक नहीं कर रहा। यकदम उनके तैश के टेम्परेचर में बेपनाह इजाफा हो गया। कौन है वो अर्राफा जिससे हसन मिलने गया था? मालूम नहीं, मैं तो वहाँ खामोश बैठा रहा था और सब देखते रहे बेगैरती से। तो उसमें बेगैरती वाली कौन सी बात थी? मुझे हसन से ये उम्मीद नहीं थी। वो रोने वाली हो गई। आज जो कुछ मैंने देखा उसकी उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। मैंने अफसोस से सर हिलाया और इंटरकॉम उठाते हुए उनसे पूछा, आप चाय पियेंगी? मैं किसी का खून पीऊँगी। ओके। मैंने किचन का नंबर दबाते हुए कहा, एक चाय ऊपर ले आओ। जमशेद पैलेस में नाइट स्टाफ भी था, जिसमें एक अदद बावर्ची भी था। रात को अगर किसी को खाने या पीने की ज़रूरत पेश आती तो उसे हर शय ताज़ा मिल सकती थी। मैंने महापारा की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू देखकर मुझे अफसोस होने लगा। मैंने उनके पास बैठकर अपना सर उनके जानों पर रख दिया। सॉरी मॉम, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? अब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लिहाजा मैंने उगल दिया कि मैंने उन्हें सच ही बताया था, लेकिन किसी और पैराए में। इसी असना में चाय आ गई। उसकी चुस्कियाँ लेते हुए मैंने उन्हें अब तक की रुदात सुनाई। ये रुदात उनके लिए खासी सनसनीखेज साबित हुई। पूरी बात सुनकर उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए। अच्छा, तब तुम मुझे भी चक्कर देने लगे हो? खुदा ना करे, बस जहन में एक बात आई और बेख्तियार मुँह से निकल गया। आपका रद्द-ए-अमल देखकर मुझे शरारत सूझी। अगर आपको दिल दुखा तो आई एम सॉरी। पको मत, बेटे भी माँ से माफ़िया मांगते हैं क्या? मैं कभी तुम्हारी किसी बात पर नाराज़ नहीं हो सकती तुमसे, समझे? उन्होंने मुझे खुद से लिपटा लिया। मुझे यूँ लगा जैसे मैं किसी घने दरख्त के साए तले आ गया हूँ। जमशेद पैलेस में 2 ही हस्तियाँ थीं जो मुझे सुकून दिया करती थीं, एक महापारा और दूसरी काजल। महापारा मुझसे सिर्फ 16 साल बड़ी थी और देखने में अपनी उम्र से कहीं कम नज़र आती थी। नावाकिफ़ लोग उन्हें आसानी से कॉलेज गर्ल समझ सकते थे। उनके हुस्न में कोई कलाम ना था और वो भरपूर जवान भी थी। इसके बावजूद वो मेरे साथ बिल्कुल माँ की तरह पेश आती थी और मैंने एक लम्हे को भी नहीं सोचा था कि वो मेरी माँ नहीं है। सारी बात सुनकर उन्होंने मुझे बिस्तर पर लेट कर सोने का हुक्म दिया और लाइट ऑफ करके बाहर निकल गई। चाय पीकर रही सही नींद भी उड़ गई थी। मैं महापारा और हसन अली के बारे में सोचने लगा। वो अपनी उम्रों का सुनहरा दौर गंवा रहे थे। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो एक हो जाएं और जमशेद पैलेस से निकल जाएं, जो उनके लिए किसी कैद खाने से कम नहीं था। जमशेद अली उन्हें उस कैद खाने तक लाए थे और अब उन्हें रिहा करने पर आमादा नहीं थे। रात आंखों में काट कर मैं स्कूल जाने के लिए उठ गया। हालांकि मेरा दिल जाने को नहीं चाह रहा था, मगर एक अहम टेस्ट आ गया था। ये टेस्ट सालाना रिपोर्ट्स का एक हिस्सा था और तमाम तर गैर निसाबी सरगर्मियों के बावजूद मैं तालीमी मैदान में अपने मेयार को बरकरार रखना चाहता था। मेरा जहन बोझल हो रहा था। अलबत्ता हसन अली बिल्कुल तरोताज़ा था, जैसे रात भर घोड़े बेचकर सोता रहा। वो कार के पास मेरा मुंतज़िर था। उसने महापारा के घूरने पर नज़रें चुराई थीं। मैंने यूसुफ की तरबियत के लिए जो उसूल मुकर्रर किए हैं, उनके मुताबिक रात 9 बजे के बाद पैलेस से बाहर नहीं जा सकता। आइंदा मैं ख्याल रखूँगा, हसन ने आहिस्ता से कहा। और तुम भी यूसुफ। ओके मैडम, मैंने ताबेदारी से कहा। हम स्कूल रवाना हुए। रास्ते में मौका पाते मैंने हसन से पूछा, कुछ उगला उसने? कुछ नहीं। मुझे किसी कदर मायूसी हुई। लगता है आपके आदमियों ने उस पर सही से मेहनत नहीं की। उन्हें इसका मौका ही नहीं मिला। उससे पहले ही बाबू भाई ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। उसी लम्हे मेरी नज़र विंडशील्ड पर पड़ी। एक देव हैकल ट्रक सीधा कार की तरफ आ रहा था। कम ऑन जोसेफ, उसने उंगली से इशारा किया। क्या बात है, मैं क्यों बाहर आऊँ? मैंने अपनी जगह से हिले बगैर कहा, तुम सवाल करने की पोजीशन में नहीं हो, लिहाजा बेहतर है जो कहा जाए वो करो। अगर तुम कहो कि मैं हवा में उड़ना शुरू कर दूं तो ये मेरे बस से बाहर होगा। मैंने मतानत से कहा और बाहर आ गया। मुझे मालूम था कि मज़ाहमत का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे बाहर आते दरवाजे पर दोबारा ताला लगा दिया गया। मेरे अंदर ख़तरे की घंटी बजने लगी। जॉन ग्रे सिर्फ मुझे लेने आया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इंतज़ार के कि मुस्तकबिल मेरे लिए अपने पिटारी से क्या लाता है। कैम्प के अहाते में एक जीप खड़ी थी, उसी साथ की जीप जिस पर हमने बंदरगाह की सुरंग में सफ़र किया था। मुझे हैरत हुई जब जॉन ग्रे ने मुझे अपने बराबर वाली सीट पर बैठने को कहा। हमारे साथ कोई गार्ड भी नहीं था। हैरत है, तुम मुझे ऐसे लिए जा रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा? उसने जीप स्टार्ट किया और हंसते हुए बोला, मुझे यकीन है कि तुम अक्लमंद आदमी हो और कोई हिमाकत नहीं करोगे। 1 मिनट, ज़रा जीप रोको। कैम्प से बाहर आने के बाद मैंने कहा। उसने जीप रोक ली, लेकिन साथ ही साथ एक हाथ अपनी जेब में डाल दिया। शायद उसमें कोई हथियार था।
میں نے زمین پر جیپ کی روشنی میں کوئی چیز تلاش کی اور مجھے ایک لکڑی اپنے کام کی مل گئی۔ یہ 2 فٹ لمبی اور 3 انچ موٹی خاصی سخت ٹہنی تھی۔ میں نے اسے جان گرے کے سامنے کیا اور پھر یکدم اس پر ہاتھ مار کر اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اگر ایسی میں تمہاری گردن پر ہاتھ مار کر توڑ دوں تو؟ اس کی آنکھیں ایک لمحے کو چمکی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس جزیرے کا ایک ایک فرد تمہاری تلاش میں لگ جائے گا، اور خواہ تم کہیں بھی چھپ جاؤ یہ تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ ابھی تم پر کوئی الزام نہیں ہے، لیکن میرے قتل کی سزا تمہیں بہت خوفناک ملے گی۔ اگر مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے تو پھر مجھے قید کیوں رکھا گیا ہے؟ احتیاطاً، جب مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ تم کو غلط حرکت نہیں کرو گے تو تمہیں آزادی مل جائے گی۔ اس جزیرے سے بھی؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہاں سے فرار بھی ممکن نہیں ہے۔ جزیرہ بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند کے سنگم پر ہے، اور یہاں سے نزدیک ترین سرزمین بھی 700 میل دور ہے۔ جزیرے کے چاروں طرف فولادی جال بچھے ہیں جن سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا۔ ان جالوں کے اندر خونخوار شارک مچھلیاں ہیں۔ جال سے باہر ہماری موٹر بوٹس مسلسل گشت کرتی رہتی ہیں۔ جزیرے کے تمام ساحل زیر نگرانی ہیں۔ ان حالات میں یہاں سے فرار صرف دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے۔ اس کا لہجہ فاتحانہ تھا۔ میں نے سر ہلایا اور واپس آ کر جیپ میں بیٹھ گیا۔ اس نے جیپ آگے بڑھا دی۔ یہ اچھی قسم کی سڑک تھی جس کے دونوں طرف سر و قامت درخت تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ جیپ قصبے سے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ ابھی تک میں نے قصبے کو باہر سے ہی دیکھا تھا۔ جیل آبادی سے ذرا ہٹ کر تھی۔ سڑک قصبے سے گھوم کر پہاڑی ڈھلوان پر واقع جنگل کی دوسری طرف جا رہی تھی۔ اچانک جیپ نے ایک طویل موڑ لیا اور ہم ایک گیٹ کے سامنے پہنچ گئے جس کے دائیں بائیں خاردار تاروں کا طویل سلسلہ جا رہا تھا۔ یہ جزیرے کا مشرقی حصہ تھا۔ بلندی کی وجہ سے کچھ فاصلے پر نرم ریت سے سر ٹکراتا سمندر صاف نظر آ رہا تھا۔ فولادی گیٹ کے برابر میں پول پر نصب تیز لائٹ جل اٹھی۔ ایک گارڈ قریب آیا۔ آئی ڈی پلیز، اس نے کہا۔ جان گرے نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ گارڈ نے کارڈ پر لگی تصویر کا جان کی صورت سے موازنہ کیا، پھر بولا، ویری فائن، لیکن یہ کون ہے؟ یہ میرے ساتھ ہے۔ کارڈ پر میں ایک فرد کو اپنی ذمہ داری پر ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ اوکے، آپ یہاں سائن کر دیں اور اس کا نام لکھیں۔ گارڈ نے ایک چھوٹی سی ڈائری جان گرے کی طرف بڑھا دی۔ اس مرحلے سے گزر کر ہم آگے بڑھے تو میں نے دریافت کیا، کون سی جگہ یہ؟ دیکھتے رہو، اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ اندر سے یہ علاقہ کسی باغ سے مشابہ تھا۔ جہاں بجا گارڈن لائٹس روشن تھیں۔ ایک جگہ کچھ واٹر لینڈ ٹائپ کی چیز تھی جہاں لوگ پانی میں کھیل رہے تھے یا سوئمنگ کر رہے تھے۔ ان میں ایک بڑی تعداد صنف نازک کی تھی جن کے وجود سے اس رات کی رنگینیاں 2 آتشہ ہو رہی تھیں۔ ان کے کھنکتے قہقہے یہاں تک آ رہے تھے۔ تم نے تو یہ جنت بسا لی ہے، میں نے طنز کیا۔ ہاں، ہم لوگوں کو جنت یہیں ملے گی، اس نے لاپرواہی سے کہا اور جیپ ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے روک دی جو مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا عمارت کے اندر ایک بھی متنفس نہیں تھا، حتیٰ کہ صدر دروازے پر بھی تاریکی تھی۔ میں جان کے ساتھ دروازے تک پہنچا۔ اس نے دستک دی تو یوں لگا جیسے الادین نے کھل جا سمسم کہہ دیا ہو۔ دروازہ کھلتے رنگ و روشنیوں کا ایک سیلاب سا باہر کی طرف نکلا تھا۔ شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دراصل یہ ایک نائٹ کلب تھا جہاں کان پھاڑ دینے والی موسیقی پر جسم تھرک رہے تھے۔ اندر ایک ایسی بو تھی جو صرف اس قسم کی جگہوں پر ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ سگریٹ، سگار، شراب، پرفیوم اور جمع جسموں کی ملی جلی مہک تھی۔ ہمارے اندر جاتی دروازہ بند ہو گیا۔ اندر سے پوری عمارت دراصل ایک ہال تھی جس کے ایک گوشے میں بار بنا ہوا تھا۔ سامنے کاؤنٹر کی طرف اسٹول رکھے تھے، بار سے ذرا آگے میزیں لگی تھیں اور سامنے کا پورا حصہ ایک بال روم پر مشتمل تھا جہاں رنگ برنگی روشنیوں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک اسٹیج نما جگہ پر ایک شخص جس نے اپنے سر کے بالوں کو دنیا کے تقریباً ہر رنگ میں رنگ رکھا تھا، وہ جنونیوں کی طرح اپنے سامنے موجود دوشیزہ سے چھیڑ چھاڑ کرا تھا۔ بھیانک شور کا منبع اس کے عقب میں رکھے 4 عدد قد آدم اسپیکرز تھے۔ بے پناہ شور میں گلوکار کی آواز سننا تو رہا ایک طرف، صحیح سے موسیقی کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ یہ موسیقی تھی ہی کہاں، یہ تو خون کو کھولا دینے والی آوازیں تھیں جنہیں سن کر اچھے بھلے سنجیدہ آدمی کا بھی دل کچھ کرنے کو چاہتا تھا، مثلاً اس شخص کا خون جس نے اس قسم کی موسیقی ایجاد کی تھی۔ رہی صحیح کسر وہاں ناچنے والوں کی ہیضیانی آوازوں نے پوری کر دی تھی۔ میں نے جان گرے سے کہا، اگر تم مجھے سزا دینے کے لیے یہاں لائے ہو تو تم اپنے مقصد میں 100% کامیاب رہے ہو، ہمیں یہاں رکنا نہیں ہے، اس نے کہا تو میں محض ہونٹوں کی جنبش سے سمجھ سکا جیسے اس نے میری بات سمجھی تھی۔ وہ سیدھا بار روم کی طرف گیا۔ اس نے ایک ڈبل پیگ لیا اور اندر والے حصے کی طرف بڑھا۔ ہمیں ناچنے والوں کے درمیان سے گزرنا پڑا تھا۔ وہاں اتنا ہجوم تھا کہ ہمیں بمشکل راستہ مل رہا تھا، بلکہ بنانا پڑ رہا تھا۔ ہم خاصی جدوجہد کے بعد آگے نکلنے میں کامیاب ہوئے،
जॉन ने जेब से एक चाबी निकाली और कतार से बने दरवाज़ों में से एक दरवाजे में लगाई। जब दरवाज़ा खुला तो मेरी उलझन दूर हो गई। दरअसल ये एक लिफ्ट थी। उसने अंदर वाली ग्रिल को एक तरफ खिसकाया। लिफ्ट मुख्तसर सी थी लेकिन बेहद सुबक रफ्तार और बेआवाज़ थी। मैं नीचे कब पहुंचा पता ही ना चला। उसने ग्रिल एक तरफ खिसकाकर दरवाज़ा खोला और बाहर आकर उसे दोबारा लॉक कर दिया। ये शायद निजी लिफ्ट थी। यहाँ ऊपर के बरक्स कतई खामोशी थी, इतनी कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई देती। ये पहला लेवल है, जॉन ग्रे ने बताया। किस चीज़ का? मैंने अहमकाना अंदाज में कहा तो वो मुस्कुरा दिया। मैं झेप गया। जाहिर है ये नाइट क्लब कई मंजिलों पर मुश्तमिल था। उसका ऊपरी हिस्सा महज एक दिखावा था और असल क्लब उसके नीचे था, जैसा कि आमतौर से गैर कानूनी तौर पर चलने वाले क्लब्स होते हैं। पर्दे की आड़ में असल खेल खेला जाता है। ऊपर निचले दर्जे के और निचली मंजिलों में ऊंचे दर्जे के कसीनो, कहवा खाने और तफरी के दीगर लवाजमात होते हैं। उन जगहों पर करोड़पति एक रात में लाखों और अरबपति करोड़ों लुटा देते हैं। मुझे वो अरब पार्टी याद आई जो तैयारे से आई थी। ऐन मुमकिन है वो अय्याशी के लिए इस जजीरे पर आए हों। जॉन ग्रैंड कंपनी ने उस जजीरे को उन अय्याशों की जन्नत बना दिया हो। गोया कज़ाकों का ये गिरोह महज कज़ाक़ी तक महदूद नहीं था, बल्कि उन्होंने कई और कारोबार भी कर रखे थे और ये सब आपस में मरबूत थे। ऐन मुमकिन था कि ये मंशियात और असलहे की स्मगलिंग में मुलव्विस भी हों। ये बेहद मुनाफा बख्श काम थे। ये हज़ारों लगाकर लाखों कमाने वाली बात थी। जॉन ग्रे के साथ चलते हुए ये सब ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे। लिफ्ट से निकलकर हम एक मुख्तसर सी राहदारी से गुजरे जिसका अख्तिताम एक वसी हॉल में हुआ। उस हॉल में कदीम और जदीद अंदाज को मिलाकर ऐसी आराइश की गई थी कि देखने वाला एक ही नज़र में महसूर होकर रह जाता था। हॉल के वस्त में एक बुलंद गोल चबूतरे से पानी सीढ़ियों से फिसलता नीचे आ रहा था। हर सीढ़ी मुख्तलिफ रंगों में रोशन थी। उस वाटरफॉल के इर्द गिर्द दानिस्तन अंधेरा रखा गया था, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा नुमायाँ लग रही थी। हॉल में जा बजा पौधे गमलों में इस तरह रखे थे कि उन पर बाग के तख्तों का गुमान होता था। एक तरफ कदीम यूरोपी तर्ज के क्लबों के अंदाज में भारी और तारीक आराइश थी। यहाँ पिंक और आबनूस की लकड़ी के काम की बहुतात थी। उस किस्म का एक क्लब मैंने बेल्जियम में देखा था। यहाँ सिर्फ अरबपति तबके के ख़ानदानी लोग ही मेंबर बन सकते थे। मैं ऐसे एक मेंबर के साथ क्लब में गया था। दरमियान में बार था। दूसरी तरफ निस्बतन जदीद अंदाज में आराइशी नशिस्तों का अहतमाम था। यहाँ नीले और सफ़ेद रंगों के इंतज़ार से माहौल को रोशन रखा गया था। फर्नीचर लकड़ी और धात की आमेज़श से तैयार किया गया था और आंखों को भले लगने वाले रंग इस्तेमाल हुए थे। वहाँ रोशनी तेज़ थी, लेकिन इस अंदाज में कि उसका असर दूसरे हिस्से पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा था। यह हॉल बिलाशुबा डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डेकोरेशन का शाहकार था। उसकी मनसूबाबंदी यकीनन किसी बैनुल-अक़वामी किस्म की कंपनी ने की होगी। यहाँ मखसूस सफ़ेद यूनिफॉर्म में तरबियत याफ्ता बैरे और अटेंडेंट थे जो इतनी खामोशी से हरकत कर रहे थे कि उन पर रोबोट का गुमान होता था। हॉल में अक्सर जगहों पर लोग मौजूद थे, लेकिन ये उसकी वुसअत और सजावट का कमाल था कि हॉल वीरान और सुनसान लग रहा था। जॉन ग्रे मुझे लेकर एक तारीख हिस्से की तरफ बढ़ा। एक गोशे में घोड़े की नाल की शक्ल में सोफ़ा सेट था, जिसके दरमियान में निस्फ दायरा नुमा मेज़ थी। मेज़ पर कई इक़साम की शराबें मौजूद थीं। बियर के डब्बे और पानी माए जाम के पहले से मौजूद था। उसके बावजूद आपको किसी और शय की ज़रूरत हो तो आप बैरे से कह सकते थे। मेज़ पर फलों से भरी एक टोकरी भी रखी थी। उसके साथ अनानास के कटे हुए नफीस टुकड़े रखे थे। क्या पियोगे? सादा पानी। वैसे तुम चाहो तो कॉफ़ी मंगवा दो। जॉन ने हाथ ऊपर किया ही था कि अलादीन के चिराग के जिन की तरह एक वेटर आनमूदार हुआ। यस सर, 1 कॉफ़ी। वेटर ने सर झुकाया और खामोशी से लौट गया। मुझे यहाँ लाने का मकसद क्या है? उसने एक घूंट लिया और होंठ साफ करते हुए बोला, अभी तो मैं तुम्हें यहाँ से रोशनास करा रहा हूँ। इसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद होगा। हाँ, मकसद तो है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए काम करो। यानी कज़ाकों के लिए? कज़ाक ये तो सिर्फ सामने का एक पहलू है। हमारे मकासद इससे कहीं ज़्यादा आला है। क्या तुम कज़ाकी करके भूखों का पेट भरने जैसा कोई काम कर रहे हो? इस किस्म के किरदार हमारे यहाँ भी मिलते थे। एक डाकू था, सुल्ताना, वो भी डाके मार के गरीबों की मदद किया करता था। नो, हमारा मकसद इससे भी आला है। हम सिरे से गुर्बत का खात्मा करना चाहते हैं। ऐसी बातें तो हमारे हुक्मरान भी करते हैं। गुर्बत के वजह गरीबों का खात्मा होता रहता है। कहीं तुम लोग भी इस किस्म के मंसूबे पर तो काम नहीं कर रहे? एक लम्हे को वो शिद्दत से संजीदा होता नजर आया, लेकिन अगले लम्हे कहकहा मार के हंस दिया। ऐसी कोई बात नहीं। तुम हमारे साथ रहोगे तो रफ्ता रफ्ता हमारे मकासद समझ जाओगे। कैसे समझ पाऊंगा? मैं तो तुम्हारा कैदी हूँ। कल से तुम आज़ाद हो, मेरी ज़मानत पर। लेकिन अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो मैं भी तुम्हें सज़ा से नहीं बचा सकूँगा। तुम्हारी ज़मानत? तुम्हारी ज़मानत मेरी पुश्त पर 3 लकीरों की सूरत में मौजूद है। क्या मतलब? मैंने उसे बताया कि डियर डॉन ने जेल में हमारा इस्तकबाल कैसे किया था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने धीमी आवाज़ में गुर्रा कर कहा,
میں دیکھ لوں گا اسے. فی الوقت تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ایسا نہ ہو بوقت رخصتی بھی کچھ ایسا ہی سلوک ہو ہمارے ساتھ. اس نے اپنی جیب سے ایک موبائل فون نکال کر نمبر ملایا. جان گریہر, میں نے تمہارے پاس جو آدمی بھیجے تھے, تم نے ان پر تشدد کیوں کیا؟ دوسری طرف یقیناً ڈیئر ڈان تھا. اس نے کیا جواب دیا میں سن نہ سکا, لیکن اسے سن کر جان گرے کا منہ بالکل ہی لال ہو گیا. اس نے کہا, تمہیں کونسل کے سامنے جواب دینا پڑے گا, تم نے اختیارات کو چیلنج کیا ہے. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. ڈیئر ڈان اچھا شخص نہیں ہے تمہارے مقابلے میں. میں نے اسے اکسایا. یہ خود کو بہت کچھ سمجھنے لگا ہے, میرے سامنے اس کی حیثیت چیونٹی سے زیادہ نہیں ہے. اٹھو, میں تمہیں کچھ اور دکھاؤں. وہ مجھے لے کر ایک بار پھر لفٹ کی طرف آیا. بیچارہ ویٹر جو کافی لا رہا تھا ٹرے لے کر الٹے قدموں لوٹ گیا. لفٹ مزید نیچے گئی تھی. اس جگہ کتنے لیول ہیں؟ بے شمار. ہم لفٹ سے باہر آ گئے. آج ذرا اسپیشل شو ہے. شو کے نام پر میرے کان کھڑے ہو گئے. نائٹ کلبس میں اسپیشل شو کے نام پر عام طور پر ابلیس کو شرما دینے والی حرکتیں ہوتی ہیں, لیکن میرا اندازہ غلط نکلا. ہم جس ہال میں داخل ہوئے اس کی وسعت دیکھ کر میں حیران رہ گیا. یہ ہال کمرہ کم از کم بھی 50 گز لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا. اس کے وسط میں ذرا گہرائی میں 20 گز دائرے کا ایک خالی حصہ تھا, جیسا کہ عام طور سے اکھاڑوں میں ہوتا ہے. اس کے چاروں طرف قطار میں نشستیں لگی تھیں. ہم جس جگہ سے داخل ہوئے یہ حصہ VIP باکس پر مشتمل تھا. شیشے کے ایسے باکس تھے جن میں 4-5 افراد آرام سے بیٹھ سکتے تھے. ان میں ہر سہولت میسر تھی. باقی سیٹیں بھی کھلی ہوئی تھیں اور آرام دہ تھیں. نشستوں والا حصہ وسط کے دائرے سے تقریباً 5 فٹ بلند تھا. کیا یہ رنگ ہے؟ ہاں, یہاں مقابلے ہوتے ہیں. یعنی کشتی وغیرہ؟ تم کہہ سکتے ہو. ویسے اس حصے کو سیزر ہال کہا جاتا ہے. میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی. میں جانتا تھا کہ رومی جنرل سیزر اس قسم کے مقابلے کرانے کا شوقین تھا جس میں انسانوں اور جانوروں سے لڑا کرتے تھے. یہ مقابلے خونریز ہوا کرتے تھے اور بہت کم انسان ان اکھاڑوں سے واپس زندہ آیا کرتے تھے. جان مجھے لے کر اگلی قطار میں واقع بوتھ میں آیا. شیشے کا دروازہ کھول کر ہم اندر آئے, جہاں ایئر کنڈیشن کے خنکی کے ساتھ ایئر فریشنر کی مہک رچی ہوئی تھی. اندر صوفہ نما نشستیں تھیں. ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ 2 سرتاپا بنی سوری قیامتیں اندر داخل ہوئیں. یہ یوریشین لڑکیاں تھیں جن کے حسن کے جلووں میں یورپ کی خیرکی اور مشرق کی کشش شامل تھی. ہائے جان, ایک لڑکی نے لہک کر کہا اور اس سے لپٹ گئی. ہائے ہنی. جان نے اس کی گرم جوشی کا جواب اتنی زیادہ گرم جوشی سے دیا کہ مجھے نظر پھیرنا پڑی. قیامت نمبر 2 قاتلانہ انداز میں مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی. ہے اسمارٹ. ہائے. میں نے جلدی سے ہاتھ پیش کر دیا, اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ وہی سلوک کرتی جو پہلی قیامت جان کے ساتھ کر رہی تھی. آئی ایم جینا. میں یوسف ہوں. میں مسکرا دیا. یورپ کے کسی ملک سے ہو یا امریکن ہو؟ میں بین الاقوامی باشندہ ہوں. میرا مطلب تمہارا پس منظر میں نہیں جانتا. میں نے سچ کہا, لیکن لڑکی مذاق سمجھی. اس نے ہنس کر مجھ پر گرنے کی کوشش کی. میں نے اسے سیدھا کیا تو پتہ چلا کہ وہ نشے میں تھی. اس کے منہ سے الکوہل کی بو آ رہی تھی. سب سے آخر میں جان گرے تھا, اس کے بعد قیامت نمبر 1, پھر میں, اور آخر میں قیامت نمبر 2 تھی. گویا میں ان دونوں کے درمیان سینڈوچ بنا ہوا تھا. جینا موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی. وہ زیادہ سے زیادہ چپکنے کی کوشش کر رہی تھی. مجبوراً مجھے جسم کو ذرا سخت کرنا پڑا. مجھے چیخ اٹھی, اف تمہاری کونی. سوری گرل. میں نے مسکرا کر کہا. اسی لمحے باہر شور ہوا. میں چونک پڑا. رنگ میں ایک طرف سے دیوار کسی سلائڈنگ ڈور کی طرح ہٹی تھی اور ایک شخص اندر آیا تھا. اس نے صرف لمبی سی نیکر پہن رکھی تھی. جب رنگ میں دوسرا شخص بھی نظر آیا تو میں سمجھ گیا کہ وہ کسی ایسے دروازے سے آیا ہوگا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. اس کا حلیہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا. پھر ایک تیسرا آدمی نظر آنے لگا جس نے ریفری کا سا لباس پہن رکھا تھا. بعد میں وہ اناؤنسر ثابت ہوا. وہ مقابلے کی شرائط بیان کر رہا تھا. در حقیقت مقابلے کی ایک ہی شرط تھی, یعنی زندہ بچنے والا ہی فاتح شمار ہوگا. رنگ کے اندر اپنے مخالف کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کر سکتے تھے. کیونکہ وہ دونوں کسی ایک ہتھیار پر متفق نہیں ہوئے تھے, اس لیے مقابلہ خالی ہاتھوں ہونا تھا. یہ کیا بکواس ہے؟ کیا خونی مقابلہ ہوگا؟ میں نے جان گرے کی طرف دیکھا. یو آر رائٹ. اگر یہ بکواس ہوتی تو یہ لوگ ہزاروں ڈالرز کا ٹکٹ لے کر یہاں نہ آتے. یہاں ان کو سچ مچ خونی مقابلے دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن یہ خلاف قانون ہے. کس قانون کے خلاف ہے یہ؟ اس نے کہا تو میں لاجواب ہو گیا. واقعی اس جگہ کا کوئی قانون نہیں تھا. اس کے باوجود 2 انسانوں کو آپس میں لڑانا یہ تو وحشت ہے, قدیم دور کی صفا کی. کیا باکسنگ اور ریسلنگ کے مقابلے نہیں ہوتے؟ ان میں بھی تو لوگ مر جاتے ہیں. وہ اتفاقی حادثات ہوتے ہیں. یہاں تو جان بوجھ کر ایک انسان کو دوسرے انسان کے ہاتھوں ہلاک کروایا جا رہا ہے, صرف اس لیے کہ کچھ ذہنی مریض اس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہزاروں لاکھوں خرچ کرنے کو تیار ہیں.
जॉन की आंखों में सुर्खी झलकने लगी। तुम अभी इस बारे में कुछ नहीं जानते। सिर्फ इस जजीरे पर नहीं बल्कि दुनिया में और भी बहुत सारी जगहों पर यह खेल होता है। हम किसी को मजबूर नहीं करते, लोग अपनी खुशी से इसमें हिस्सा लेते हैं। अब उन दोनों को देख लो। अमेरिका में तीसरे दर्जे के नुमाइशी रेसलर्स हैं। इन्हें कुश्ती लड़ने के एवज सिर्फ चंद हज़ार डॉलर्स मिलते हैं। यहाँ से जिंदा जाने वाले फाते को $1,00,000 मिलेंगे। $1,00,000? क्या किसी की जान का मुआवजा हो सकता है? ये हो सकता है। भूखा आदमी एक रोटी के एवज अपनी जान खतरे में डालने को तैयार हो जाता है। हर आदमी का मुआवजा है जिसके बदले वो अपनी जान को दूसरे के हाथ में देने पर तैयार हो जाता है। इनका मुआवजा 1,00,000 है। हाँ, इनकी यही औकात है, वरना ये कभी इतनी रकम के बदले अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार ना होते। तुम्हारी जान की क्या कीमत है? मेरी जो कीमत है वो मैं वसूल कर रहा हूँ। तुम्हारे ख्याल में क्या मैं अपनी जान दांव पर नहीं लगा रहा? उसने बियर का टिन खोलकर मुंह से लगाया और एक ही सांस में उसे खाली कर दिया। वो वाकई बलानोश था। अब खामोश रहो, मुकाबला शुरू होने वाला है। इसमें कोई तो छूट होगी। फ़र्ज़ करो दोनों ही बेदम हो जाएं तो मुकाबला दोबारा होगा। और अगर कोई मुकाबले से दस्तबरदार हो जाए तो इस सूरत में वो अपने हरीफ के रहमो करम पर होगा। वो चाहे तो उसे मार डाले, लेकिन इसके लिए उसे देखने वालों की पसंद का भी ख्याल रखना होगा। अगर तमाशा इसरार करें तो फाते पर लाजिम हो जाता है कि वो उसे मार डाले। जॉन ग्रे ने इत्मीनान से जवाब दिया।